वेलकम फ्रेंड्स। रेस क्लासेस के कंप्यूटर साइंस के सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारा बीपीएससी कंप्यूटर टीचर्स के लिए कंप्यूटर साइंस का सीरीज आ रहा है। इसमें हम लोगों ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट किया है। इस श्रृंखला का हमारा आज दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग देखा था, जहाँ कंप्यूटर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या होता है, टोकन्स क्या होता है, थोड़ा सा इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखा था। अगर आप लोगों ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले हमारा पहला वीडियो देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, जिससे आपको सब्जेक्ट मैटर को समझने में आसानी होगी। आज हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला टॉपिक हमारा है एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस क्या होता है? जैसा कि हम लोगों ने देखा कि प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो मॉनिटर पर प्रिंटिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रिंटफ फंक्शन में डबल कोट के अंदर में हम लोग जो भी मैटर देते हैं वो एज इट इज कंप्यूटर के मॉनिटर पर प्रिंट हो जाता है। लेकिन कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स और स्पेशल एक्शंस होते हैं जिसको प्रिंट करने में हम लोगों को दिक्कत होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को क्वेश्चन मार्क प्रिंट करना है, तो क्वेश्चन मार्क कैसे प्रिंट करेंगे? अगर हम लोगों को डबल कोट या सिंगल कोट प्रिंट करना है, ये कैसे प्रिंट करेंगे? तो ऐसा हो सकता है कि हमारे मन में आए कि प्रिंटफ में डबल कोट हेलो लिख देंगे तो आउटपुट में हमारा डबल कोट हेलो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि प्रिंटफ फंक्शन में डबल कोट के अंदर में जो भी चीज लिखते हैं उसको एज इट इज प्रिंट करता है। तो यहां पर 2 बार डबल कोट आ गया, तो अब कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको पहला डबल कोट यूज करना है या दूसरा डबल कोट यूज करना है। इस तरह के प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एस्केप सीक्वेंस दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट एस्केप सीक्वेंस जो है उसको हम लोग देख लेते हैं और उसका यूज समझ लेते हैं। पहला है बैकस्लैश n। बैकस्लैश n जो है ये न्यू लाइन कैरेक्टर है, ये न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा बैकस्लैश t, ये टैब स्पेस है। टैब स्पेस का मतलब है कि कीबोर्ड के टैब बटन, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर जो टैब बटन है उसको प्रेस करने पर वो जितना स्पेस छोड़ता है, प्रिंटफ फंक्शन में बैकस्लैश t लगाने पर उतना स्पेस छोड़ देगा। तीसरा है कैरेज बैकस्लैश r, ये है कैरेज रिटर्न। बैकस्लैश a ये अलर्ट के लिए यूज होता है, दैट मीन्स ये बेल सीपीयू बीप या बेल साउंड प्रोड्यूस करता है। बैकस्लैश b ये बैक स्पेस के लिए है। बैकस्लैश क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क प्रिंट करेगा। बैकस्लैश सिंगल कोट, ये सिंगल कोट प्रिंट करेगा। बैकस्लैश डबल कोट, ये डबल कोट के लिए इस्तेमाल होगा। बैकस्लैश ट्रिपल n, ये ऑक्टेल नंबर फॉर्मेट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बैकस्लैश 101 देते हैं तो ये कैपिटल A प्रिंट करेगा। डबल बैकस्लैश जो है वो बैकस्लैश को प्रिंट करेगा। बैकस्लैश x डबल h ये हेक्साडेसिमल है। फॉर एग्जाम्पल अगर बैकस्लैश x डबल h के जगह पर हम लोग अगर यहाँ पर बैकस्लैश x 41 डालते हैं तो ये भी कैपिटल A है, हेक्साडेसिमल वैल्यू। ये हमारा एस्केप सीक्वेंस है। प्रिंटफ में हम लोग
प्रिंटफ फंक्शन में इसका इस्तेमाल लेकर हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं। कुछ एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। हैश include stdio.h main printf hello \n world। रिटर्न 0। इस प्रोग्राम में क्या होगा, मान लेते हैं ये हमारा मॉनिटर स्क्रीन है। अगर हम \n अगर नहीं लगाएंगे तो जो प्रिंटिंग है वो मॉनिटर के स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड इस तरह से आएगा। लेकिन अगर हेलो और वर्ल्ड के बीच में \n लगा देते हैं तो यही प्रिंटिंग हमारा हेलो, और हेलो के बाद चूंकि न्यू लाइन कैरेक्टर है तो जहां पर न्यू लाइन कैरेक्टर मिलता है वहां से लाइन चेंज हो जाएगा और वर्ड नीचे आ जाएगा। अगर हम लोग प्रिंटफ में \n की जगह \t दे देते हैं तब हेलो और वर्ल्ड के बीच में एक टैब स्पेस डिफॉल्ट वैल्यू 8 ब्लैंक स्पेस का होता है वो आएगा और वो कुछ इस तरह का होगा। इस तरह का होगा। ये छोटा सा स्क्रीन है, इसे कंफ्यूज नहीं करेंगे। वो बीच में केवल 8 स्पेस का वैल्यू होगा। ये है हमारा एस्केप सीक्वेंस। अब एस्केप सीक्वेंस के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों का आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो उसको समझने से पहले एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं और उस प्रोग्राम के थ्रू आगे की थ्योरी निकालने की कोशिश करते हैं कि आगे का थ्योरी क्या है। हैश include stdio.h main int num1 num2 sum num1 equal to 10 num2 equal to 20 sum equal to num1 plus num2 printf sum equal to %d sum। रिटर्न 0। इस प्रोग्राम को एक बार देख लीजिए। हैश include stdio.h main curly braces int num1 num2 sum num1 equal to 10 num2 equal to 20 sum equal to num1 plus num2 printf sum equal to %d double quote close semi comma sum
स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, सेमीकॉमा, रिटर्न 0, कर्ली ब्रैसेस क्लोज। अब प्रीवियस प्रोग्राम जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था और इस प्रोग्राम को अगर कंपेयर करें तो कुछ चीज़ें सेम है, लेकिन इसमें कुछ नए चीज़ें भी आई हैं। जैसे ये वाला पोर्शन जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव वाला, ये पहले भी हम पिछले प्रोग्राम में भी था। मेन फंक्शन, कर्ली ब्रैकेट, प्रिंटफ हम लोगों ने पहले भी किया था। यहाँ पर जो नई चीज़ें आई हैं वो है सबसे पहला ये इंट num1 num2 num3 इक्वल टू, तो ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था। %d एक नया चीज आ गया है यहाँ पर, इनको हम लोग समझते हैं और उसके बाद फिर इस प्रोग्राम को हम लोग एनालाइज करेंगे कि ये है क्या। तो इंट है डेटा टाइप, num1 num2 num3 और सम वेरिएबल्स हैं। %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो अब हम लोग इस प्रोग्राम को समझने से पहले इन तीन चीज़ों को समझ लेते हैं कि ये तीनों क्या है, उसके बाद फिर हम लोगों को ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आएगा कि ये है क्या। तो सबसे पहले आते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होता है? मैथमेटिक्स में भी हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट्स पढ़ते हैं, जहाँ पर वेरिएबल्स वो वैल्यू होता है जो हमेशा चेंज करता है और कांस्टेंट वो वैल्यू होता है जो कभी चेंज नहीं होता। इसको दूसरे तरफ से बोले तो कांस्टेंट वो वैल्यू है जो कभी चेंज ना हो, लेकिन वेरिएबल वो वैल्यू है जो चेंज हो सकता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टोकन्स में लिटरल्स देखा था। लिटरल्स क्या था? कांस्टेंट था। आज के क्लास के बाद वेरिएबल और कांस्टेंट हम लोग पूरी तरह से कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, तब समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली वो लिटरल्स था क्या। सबसे पहले आते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल का कंसेप्ट वही है जो मैथ्स का कंसेप्ट है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज है। वेरिएबल को डिफाइन हम लोग करते हैं कि वेरिएबल्स आर द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। Variables are the name of memory location where we store values. Variables are the name of memory locations where we store values, and these values can change during execution of program. Variables are the name of memory location where we store values, and these values can change during execution of program. ये एक बेसिक डिफरेंस है मैथमेटिक्स का वेरिएबल और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वेरिएबल में। हम लोग समझ लेते हैं कि वेरिएबल वो है जो जिसका वैल्यू चेंज कर रहा है, लेकिन प्रोग्रामिंग में, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल मेमोरी का नाम होता है। जो भी डेटा हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंप्यूटर को फीड करते हैं वो डेटा मेमोरी में कहीं ना कहीं जाकर स्टोर होगा। वो कहाँ स्टोर हो रहा है? मेमोरी बहुत बड़ा साइज होता है। मेमोरी के किस लोकेशन में, किस सेक्टर में, किस जगह पर जाकर वो डेटा स्टोर हुआ है, ये हमें पता नहीं चलेगा। हम कैसे डेटा को स्टोर करेंगे और रिट्राइव कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे? इसके लिए जो भी मेमोरी लोकेशन होता है जहां हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं उसका एक नाम दे देते हैं। कोई भी इसका एक मेमोरी मान लेते हैं, ये एक मेमोरी लोकेशन है, इसका हम लोग नाम दे देते हैं। तो ये जो मेमोरी का जो नाम है ना, ये वेरिएबल है। और ये वाला जो मेमोरी है, इसमें जो वैल्यू स्टोर करेंगे, अभी हम लोग पिछले प्रोग्राम में हम लोगों ने 10 स्टोर किया था, तो ये जो वैल्यू है
ये कभी भी हम लोग ड्यूरिंग प्रोग्राम हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। ये है वेरिएबल। एंड चूंकि वेरिएबल नाम है, दैट मीन्स वेरिएबल क्या है? आइडेंटिफायर है। तो आइडेंटिफायर को बनाने का जो रूल है वो वेरिएबल्स को बनाने में भी इस्तेमाल होगा। ये है हमारा वेरिएबल। उम्मीद करता हूं वेरिएबल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब दूसरा चीज जो था पिछले प्रोग्राम में वो था डेटा टाइप। डेटा टाइप का जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पूरा प्रोग्रामिंग का बेस इसी डेटा टाइप के कंसेप्ट से स्टार्ट होता है। चलिए हम लोग कुछ वैल्यू लिखते हैं। ये क्या है देखते के साथ हम लोग बोल सकते हैं ये 10 है, ये -7 है, ये 4.73 है, ये a है। अगर और डेप्थ में जाए तो बोलेंगे ये इंटीजर वैल्यू है, ये भी इंटीजर वैल्यू है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये कैरेक्टर वैल्यू है। और भी बोले तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है। इस तरह से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। लेकिन कंप्यूटर कैसे पहचानेगा कि ये कौन सा वैल्यू है? कंप्यूटर को पहले से पता हो कि हम लोग वेरिएबल में कौन सा डेटा डाल रहे हैं, किस तरह का डेटा डाल रहे हैं। इसी के लिए डेटा टाइप का इस्तेमाल होता है। तो डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप को अगर हम लोग डिफाइन करें तो डेटा टाइप का डेफिनेशन होता है, डेटा टाइप टेल्स द कंपाइलर दैट what type of value we are going to store in a variable. Data type tells the compiler that what type of value we are going to store in a variable and what different operations are allowed on those values. बहुत ध्यान से समझेंगे। डेटा टाइप कंपाइलर को बतलाता है कि जो वेरिएबल हम लोगों ने बनाया है, दैट मीन्स जो मेमोरी हम लोगों ने क्रिएट किया है डेटा को स्टोर करने के लिए, उस मेमोरी में हम लोग किस तरह का डेटा रखने जा रहे हैं और उस डेटा पर कौन कौन से ऑपरेशन, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग ऑपरेशंस के जगह पर इसको कर लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर अलाउड ऑन दोज वैल्यूज, और उन वैल्यूज पर कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं या अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ये डेटा टाइप हम लोगों को बतलाता है। डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं आप लोग। डेटा टाइप जो होता है वो दो तरह का होता है। पहला प्रिमिटिव डेटा टाइप, और दूसरा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम लोग बिल्ट इन डेटा टाइप्स प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम लोग बिल्ट इन डेटा टाइप भी बोलते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप यानी कि एडीटी या फिर
यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बोलते हैं। प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है? प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ हम लोगों को बना बनाया मिलता है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपाइलर के साथ बना बनाया हम लोगों के पास आएगा और हम लोग इसको केवल इस्तेमाल करेंगे। नॉन प्रिमिटिव क्या है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप है जो प्रोग्रामर प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज करते हुए बनाता है। अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप देखें तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिकली 3 तरह के प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं जिसको हम लोग फिर सब कैटेगरी में डालते हैं। पहला है इंटीजर, दूसरा है कैरेक्टर और तीसरा है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में एरे नहीं लेंगे, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर, पॉइंटर, इनम, यूनियन, ईटीसी, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक, आगे हम लोग आगे क्लासेस में एरे, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप को देखते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है और इसका सब कैटेगरी करते हैं। इंटीजर को हम लोग शॉर्ट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो है इंट, कैरेक्टर, कैर एंड फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोट। आगे चलते हैं हम लोग। प्रिमिटिव डेटा टाइप में सबसे पहले हम लोग लेते हैं कैरेक्टर को। कैरेक्टर डेटा टाइप का रिप्रेजेंटेशन है कैर, और कैरेक्टर डेटा टाइप का मतलब होता है कि जो भी डेटा कैर डेटा टाइप से डिफाइन होगा उसमें कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इंटीजर डेटा टाइप इंटीजर वैल्यूज को लेगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक का जो वैल्यूज है, और उसमें सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। और फ्लोटिंग पॉइंट फ्रैक्शनल वैल्यूज के लिए लिया जाता है। इसको हम लोग और डिटेल में देखते हैं डेटा टाइप को, तो एक टेबल बना के समझते हैं और सारे चीज़ों को समझते हैं कि काम कैसे करता है। पहला कॉलम है डेटा टाइप, दूसरा साइज, तीसरा रेंज और चौथा डिस्क्रिप्शन। पहला डेटा टाइप है कैर डेटा टाइप। कैर डेटा टाइप जब भी हम लोग बोलते हैं तो उसका पहला होता है कि जो मेमोरी साइज जो होता है वो होता है 1 बाइट का। मेमोरी साइज 1 बाइट। रेंज -128 टू +127।
स्टोर कैरेक्टर वैल्यूज, नो अरिथमेटिक allowed। कैरेक्टर डेटा टाइप साइज 1 बाइट, रेंज -128 से +127, और इसमें कोई भी कैरेक्टर वैल्यूज हम लोग स्टोर कर सकते हैं और उस पर इन वैल्यूज पर कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशंस नहीं होता। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही कैरेक्टर वैल्यूज की बात होती है हम लोग ABCD समझ लेते हैं। कैरेक्टर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैरेक्टर डेटा टाइप या कैरेक्टर वैल्यूज का मतलब सिर्फ ABCD नहीं होता। हर वो वैल्यू जिस पर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म न किया जाए वो कैरेक्टर होता है। जैसे अगर कोई वैल्यू 10 है किसी, तो ये भी कैरेक्टर होगा अगर इस पर कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सके। ये कैरेक्टर का है। इंटीजर में सबसे पहला होता है शॉर्ट इंट। शॉर्ट इंट जो होता है वो 1 बाइट का है। इसका भी रेंज -128 टू +127 है। शॉर्ट इंट 1 बाइट, -128 टू +127, स्टोर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशंस अलाउड। शॉर्ट इंट का साइज 1 बाइट का है। मिनिमम वैल्यू ये स्टोर करेगा -128, मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करेगा +127, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर्स को स्टोर करेगा। इंटीजर में एक चीज ध्यान रखना है हम लोगों को कि जो भी इंटीजर होता है, इंटीजर 2 तरह का होता है। एक साइंड इंटीजर होता है, एक अनसाइंड इंटीजर होता है। साइंड इंटीजर जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, और अनसाइंड इंटीजर जो कि केवल पॉजिटिव वैल्यूज को स्टोर करेगा। दूसरा है अनसाइंड। शॉर्ट इंट ये भी 1 बाइट का होता है, लेकिन इसका रेंज 0 to 255 है। स्टोर पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशंस अलाउड। इसमें हम लोग सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद है इंट। दो बाइट, -32,768 टू +-32,767। इसका रेंज है स्टोर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशंस अलाउड।
अनसाइंड इंट 2 बाइट, रेंज 0 to 65,536, store positive values, all arithmetic operations allowed. इसके बाद आ जाएगा लॉन्ग इंट, लॉन्ग इंट 4 बाइट का, रेंज बहुत बड़ा है, अनसाइंड लॉन्ग इंट, ये भी 4 बाइट का, इसमें पॉजिटिव, लॉन्ग इंट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू स्टोर होगा और सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस अलाउड हैं, जबकि अनसाइंड लॉन्ग इंट में केवल पॉजिटिव वैल्यूज स्टोर होगा और सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस अलाउड हैं। इसके बाद है फ्लोट 4 बाइट, सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को स्टोर करेगा ये, और इसी का दूसरा कैटेगरी है डबल, ये 8 बाइट का है, ये डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को स्टोर करेगा। एक बार इसको फिर से पूरा अब यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाली है कि इंटीजर में जहां पर अनसाइंड टर्म यूज किया गया है वो केवल पॉजिटिव वैल्यूज के लिए है, वो अनसाइंड इंटीजर के लिए है, और जहां पर अनसाइंड टर्म यूज नहीं किया गया है वो साइंड इंटीजर के लिए है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज को स्टोर करेगा, उसके साथ साइन वैल्यू जाएगा साथ में नेगेटिव और पॉजिटिव का। तो हम लोगों के साथ दिक्कत है कि रेंज को कैसे याद रखें, हो सकता है रेंज भूल जाएं। हम लोग को साइज याद रखना है, और अगर साइज याद रखेंगे तो हम लोग के पास फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी डेटा टाइप का रेंज निकाल लेंगे। तो रेंज निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है साइंड डेटा टाइप के लिए फॉर्मूला है -2 to the power n-1 टू प्लस, और ये केवल ये कैलकुलेशन में माइनस प्लस का इस्तेमाल नहीं हो क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू है, उसके लिए माइनस और प्लस यूज कर रहे हैं। कैलकुलेशन में नेगेटिव और पॉजिटिव को हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो प्लस 2 to the power n-1 -1 ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अनसाइंड वैल्यू के लिए 0 to 2 to the power n-1 का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग चेक करते हैं कि सारे डेटा टाइप का हम लोग निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। एक दो को निकाल के हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहला है कैरेक्टर। कैरेक्टर का साइज होता है 1। हाँ, यहाँ पर देखना ये है कि n क्या है, वेयर n इज नंबर ऑफ बिट्स इन डेटा टाइप। डेटा टाइप का जो साइज है उसमें नंबर ऑफ बिट कितना है। तो कैर का साइज है 1 बाइट का,
तो 1 बाइट का मतलब हो गया ये 8 बिट है। इसका रेंज कितना होगा? तो ये साइंड वैल्यू है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों स्टोर करता है। तो इस फॉर्मूला से लगाएंगे तो -2 to the power 8 - 1 2 प्लस 2 to the power 8 - 1 -1। तो ये हो गया -2 to the power 7 2 प्लस 2 to the power 7 - 1। 2 to the power 7 का मतलब हो गया, ये हो गया -128 टू 2 to the power 7 128 - 1 127। निकल गया रेंज। इसी तरह से अगर अनसाइंड शॉर्ट इंट को हम लोग लेते हैं, अनसाइंड शॉर्ट इंट को लेते हैं, अनसाइंड शॉर्ट इंट का साइज होता है 1 बाइट, मतलब ये हो गया 8 बिट। और जब ये 8 बिट है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अनसाइंड वैल्यू के लिए 0 टू 2 to the power n - 1, तो 0 टू 2 to the power 8 माइनस 2 to the power 8 - 1, तो 0 टू 2 to the power 256 -1, दैट मीन 0 टू 255। इसी तरह से आप लोग सारे डेटा टाइप का रेंज निकालने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके थ्रू आप लोगों का डेटा टाइप का कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, रेंज का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, रेंज कैसे निकाला जाता है। अगर डेटा टाइप में आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मैसेज कमेंट करके बता सकते हैं, उसका हम लोग आपको क्वेरी का नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन दे देंगे अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत होगा तो। अगला जो क्वेश्चन में पिछले प्रोग्राम में जो अगला टॉपिक था वो नया चीज था, वो था %d। %d, %d क्या था, क्या है? तो %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या, प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो जब किसी भी चीज को प्रिंट करता है तो उसके लिए हम लोग कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर देते हैं जो किसी फॉर्मेट को स्पेसिफाई करता है। %d जो है वो इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू का भी पार्ट बनता है। %d इंटीजर के लिए है। इसके साथ साथ परसेंट, कहीं कभी कभी परसेंट, कुछ लोग %i का भी इस्तेमाल होता है। %i या %d इंटीजर के लिए यूज होता है। %c ये कैरेक्टर के लिए इस्तेमाल होता है, कैरेक्टर वैल्यूज के लिए। %f फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के लिए इस्तेमाल होता है। %u अनसाइंड इंट के लिए इस्तेमाल होता है। %s स्ट्रिंग के लिए। %ld लॉन्ग इंट के लिए। %p पॉइंटर एड्रेस के लिए। स्मॉल p है। %o
ऑक्टेल नंबर्स के लिए ऑक्टेल वैल्यूज, परसेंट स्मॉल एक्स या परसेंट कैपिटल एक्स, ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज का हेक्साडेसिमल वैल्यूज के लिए इस्तेमाल होता है। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी देख लीजिए। और अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो हम लोग फिर से प्रीवियस प्रोग्राम पर जाते हैं और उसको हम लोग क्लियर करते हैं कि वो है क्या, उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आते हैं, अब इस प्रोग्राम को समझते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इस प्रोग्राम के साथ में लिंक कर दो। इसके बाद मेन फंक्शन है, हर एक सी प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होगा जो यहाँ पर मेन प्रोग्राम लिखेंगे। अब आते हैं इस लाइन पर, इंट डेटा टाइप num1 num2 और सम। इस लाइन को पढ़ के कंप्यूटर क्या काम करेगा? जैसे ही num1 num2 और सम, ये क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या? मेमोरी का नाम है। तो कंप्यूटर क्या करेगा? कंपाइलर मेमोरी में 3 स्पेस खाली करेगा। पहला होगा तीन स्पेस खाली करेगा। पहला मेमोरी स्पेस का नाम रखेगा num1, दूसरे का num2, तीसरे का सम। ये तीनों वेरिएबल का डेटा टाइप इंट है, और इंट में हम लोगों ने क्या देखा कि इंट का साइज 2 बाइट है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को स्टोर करता है, और इसका रेंज -32,768 से लेकर के प्लस 32,767 तक होता है। तो इसका साइज जो है 2 बाइट होगा, क्योंकि ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। इस मेमोरी का भी साइज 2 बाइट होगा, इस मेमोरी का भी साइज 2 बाइट होगा। साथ ही साथ इसका एक एड्रेस होगा। देखिए, किसी भी मेमोरी कंप्यूटर प्रोग्राम में जो मेमोरी है उसका 2 नाम, एक मेमोरी का एड्रेस होता है, एक मेमोरी का नाम होता है। कंप्यूटर जो है वो मेमोरी लोकेशन को उसके एड्रेस से पहचानता है, और प्रोग्रामर उस मेमोरी को उसके नाम से पहचानता है। क्यों? क्योंकि कौन सा मेमोरी क्लियर अलॉट हुआ है ये तो कंप्यूटर को पता है, उसका एड्रेस क्या है वो कंप्यूटर को पता है, प्रोग्रामर को नहीं पता। इसीलिए प्रोग्रामर उसका नाम दे देता है। तीनों मेमोरी 2-2 बाइट का होगा, और क्योंकि इंट है तो ये तीनों मेमोरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स को स्टोर कर सकता है, और इंटीजर वैल्यू पर अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होता है। तो इन तीनों मेमोरी लोकेशन में जो भी वैल्यूज होंगे उस पर अरिथमेटिक ऑपरेशन अलाउड होगा। तो देखिए, एक छोटा सा चीज जो डेटा टाइप है वो इतना सारा इंफॉर्मेशन देता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है इसमें क्या है? num1 इक्वल टू 10। num1 इक्वल टू 10 का मतलब क्या हो गया? num1 जो मेमोरी लोकेशन है इक्वल टू कौन सा ऑपरेटर है? ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। मतलब num1 नाम के मेमोरी लोकेशन में हम लोग 10 को असाइन कर रहे हैं। इसका मतलब है इस मेमोरी लोकेशन में जाकर के 10 असाइन हो जाएगा। दूसरे लाइन में num2 इक्वल टू 20,
तो 20 वैल्यू num2 मेमोरी लोकेशन में असाइन हो जाएगा, और सम में num1 का वैल्यू और num2 के वैल्यू को जोड़ के असाइन कर रहे हैं, तो 10 num1 का वैल्यू 10 और num2 का वैल्यू 20 दोनों ऐड होगा, और ऐड होने के बाद सम में असाइन हो जाएगा। उसके बाद प्रिंटएफ है। प्रिंटएफ में हम लोग क्या बोले कि जो भी चीज लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट कर देता है, तो डबल कोट में सम इक्वल टू लिखा हुआ है, तो जो आउटपुट होगा आउटपुट में लिखा आएगा सम, और सम में %d किसके लिए है, इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और यहां पर कौन सा वेरिएबल दे रहे हैं, सम। सम का डेटा टाइप इंटीजर है, मतलब सम में जो वैल्यू असाइन किया हुआ है उसको प्रिंट कर दो, तो यहां पर 30 आउटपुट में हम लोगों को मिल जाएगा। ये जो है इसको हम लोग ड्राई रन बोलते हैं। तो हम लोगों को भी आगे के चल के इसी तरह के से प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि हम लोग बिना कंप्यूटर के इस्तेमाल किए हुए ड्राई रन करके आउटपुट निकालना सीख सके, जिससे प्रोग्राम जब लिख रहे हैं तो वहाँ पर कोई गलती ना हो। आज अगले क्लास में हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर देखेंगे और कुछ प्रोग्राम्स को देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अपना फीडबैक और सजेशंस दें, जिससे हम लोग अपने कंटेंट को और बेहतर बना पाएं। थैंक यू।